दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए हिंदी के अध्यायवार प्रश्नों का भाग 16। इसमें हम छायावाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इनको तैयार करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। छायावाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का दूसरा भाग। पहला प्रश्न है आज की वीडियो का कि सप्तपर्णा किसकी कृति है, आपको बताना है। ऑप्शंस हैं आपके निराला, प्रसाद, महादेवी वर्मा या पंत। तो सही उत्तर है दोस्तों सप्तपर्णा, ये महादेवी वर्मा की कृति है। महादेवी वर्मा को दोस्तों नीर भरी दुख की बदली के लिए बहुत ही इनकी महत्वपूर्ण कृति है, इनको याद किया जाता है और इन्हें एक तरह से आधुनिक युग की मीराबाई की संज्ञा भी दी जाती है, क्योंकि इनके काव्य में प्रेम और विरह वेदना की अभिव्यक्ति हुई है। तो याद रखिएगा सप्तपर्णा महादेवी वर्मा की कृति है। अगला प्रश्न है कौन सा कवि छायावादी नहीं है। देखिए निराला, पंत, प्रसाद या जायसी। तो आप जानते हैं कि जायसी जो हैं दोस्तों भक्तिकाल के सूफी काव्यधारा के कवि हैं, जबकि प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा ये सभी छायावादी कवियों की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है इसमें छायावादी कवि कौन नहीं है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या शिवमंगल सिंह सुमन। तो सही उत्तर है शिवमंगल सिंह सुमन प्रगतिवादी कवि हैं, जबकि निराला, पंत और प्रसाद ये छायावादी कवि हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों छायावाद के प्रमुख कवियों में किसके गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है, आपको बताना है। ऑप्शन है प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा या निराला। तो हमने अभी आपसे चर्चा की है कि महादेवी वर्मा के गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है। हालांकि जयशंकर प्रसाद ने भी जो है कारुणिक काव्य लिखा है। छायावाद के प्रमुख कवियों में महादेवी वर्मा के गीतों में मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है। उनके विविध गीतों में व्यथा, पीड़ा, आशा, अज्ञात प्रिय के प्रति प्रणय निवेदन और साधना की विविध अनुभूतियों के स्वर मुखरित हुए हैं और उन्होंने अनुभूति को विचार से समन्वित करने का प्रयास किया। महादेवी वर्मा ने दुख को केवल व्यक्तिगत जीवन के संदर्भ में स्वीकार किया है और सामाजिक जीवन के प्रसंग में वे अथक और अमर साधना में विश्वास करती हैं। उन्हें अमरों के लोक की कामना नहीं है, वे तो मिटने के अधिकार को ही बनाए रखना चाहती हैं। अपनी पीड़ा का वर्णन उन्होंने इस शब्दों में किया है कि अमरता उसमें मनाती है मरण त्योहार। तो याद रखिएगा दोस्तों छायावाद के प्रमुख कवियों में गीतों की मधुर वेदना की अभिव्यक्ति महादेवी वर्मा में सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था, आपको बताना है। आपको बताना है कि किस विचारक ने केवल सूक्ष्मगत सौंदर्यगत सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किया था। तो सही उत्तर है महादेवी वर्मा ने। दोस्तों छायावादी समीक्षा का विवेचन करते हुए महादेवी वर्मा ने कहा है कि छायावाद स्थूल की प्रतिक्रिया में उत्पन्न हुआ था और छायावाद ने कई रूढ़िगत आध्यात्म या वर्गगत सिद्धांतों का संचयन न देकर हमें केवल समष्टिगत चेतना और सूक्ष्म सौंदर्य सत्ता की ओर जागरूक कर दिया था। इसी से उसे यथार्थ रूप में ग्रहण करना हमारे लिए कठिन हो गया। इसलिए स्पष्ट है कि महादेवी वर्मा ने केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किया था। अगला प्रश्न है कि छायावाद का व्यक्ति स्वातंत्र्य सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। छायावाद संबंधी यह अभिमत कथन किस आलोचक का है, आपको बताना है। ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नामवर सिंह या फिर डॉक्टर नागेंद्र। तो सही उत्तर है डॉक्टर नामवर सिंह। दोस्तों डॉक्टर नामवर सिंह का कहना है कि छायावाद का व्यक्ति स्वातंत्र्य सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। नामवर सिंह हिंदी आलोचना साहित्य के प्रमुख स्तंभ रहे हैं और आप जान लीजिए कि नामवर सिंह की प्रमुख पुस्तकें छायावाद, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद संवाद, आलोचक के मुख से और इतिहास और आलोचना, ये सभी नामवर सिंह की प्रमुख कृतियां हैं। अगला प्रश्न है मैं नीर भरी दुख की बदली, ये कथन किसका है। तो आप जानते हैं कि
कि आधुनिक युग की मीरा जो है महादेवी वर्मा को नीर भरी दुख की बदली कहा जाता है। और महादेवी वर्मा का दुखवाद किसी न किसी सीमा तक समाज कल्याण की भावना से संपृक्त है। वे जब अपने जीवन की तुलना नीर भरी दुख की बदली से करती हैं तो वहाँ आध्यात्मिक साधना के साथ साथ लोक कल्याण की भावना भी विद्यमान रहती है। जिस प्रकार घटा स्वयं को गलाकर सृष्टि को सुख और शीतलता देती है, या दीपक स्वयं को जलकर राख हो जाता है किंतु परिवेश को आलोकित करता है, उसी प्रकार महादेवी स्वयं की साधना की आग में जलकर सामाजिक जीवन को अधिक सुखद और मंगलमय बनाना चाहती हैं। वे कहती हैं कि दुख वृत्ति निर्माण उन्मद ये अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संसृत से तिमिर में स्वर्ण बेला। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कामायनी एक पुनर्विचार कृति का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो आप देखिए, कामायनी एक पुनर्विचार का प्रकाशन 1961 में हुआ था और ये गजानन माधव मुक्तिबोध की समीक्षा कृति है। तो याद रखिएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध की समीक्षा कृति कामायनी एक पुनर्विचार है। इसका प्रकाशन 1961 में हुआ और इन्होंने कामायनी को फैंटेसी काव्य माना है। दोस्तों देखिए, मुक्तिबोध के आलोचना ग्रंथों में नई कविता का आत्मसंघर्ष और अन्य निबंध 1964 में प्रकाशित हुआ और मुक्तिबोध का एक अन्य आलोचनात्मक ग्रंथ है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, जो कि 1971 में प्रकाशित हुआ था। इनके कहानी संग्रह में काठ का सपना, डायरी में एक साहित्यिक की डायरी और काव्य संग्रह में चांद का मुख टेढ़ा है बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है, आपको बताना है। महादेवी वर्मा, कीर्ति चौधरी, सुभद्रा कुमारी चौहान या वंदना वाजपेयी। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा। जिस तरह से मीरा ने स्वयं को श्री कृष्ण के प्रति समर्पित किया था, वही समर्पण भाव महादेवी वर्मा की कविताओं में है, इसलिए महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। काव्य शिरोमणि निराला जी ने उनकी साहित्यिक उत्कृष्टता को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहकर संबोधित किया था। तो याद रखिएगा, आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। अगला प्रश्न भी है कि आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है, तो आप जानते हैं महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्तियां किसकी हैं। तो उत्तर है दोस्तों, ये पंक्तियां महादेवी वर्मा की हैं और महादेवी वर्मा द्वारा रचित दुविधा शीर्षक कविता से ये पंक्तियां ली गई हैं और उन्होंने अपनी कविता का माध्यम पूरी तरह से गीत को बनाया है कि तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं महादेवी वर्मा द्वारा रचित पंक्तियां हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित हैं। तो सही उत्तर है सप्तपाणा। और आप जान लीजिए कि छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा के सप्तपाणा काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित हैं। महादेवी वर्मा के काव्यों में निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत और यामा काव्य कृति पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। स्मृति की रेखाएं कृति पर द्विवेदी पदक और सेक्सरिया पुरस्कार नीरजा काव्य कृति पर पद्म भूषण उपाधि भी इनको मिली थी। अब आइए देखते हैं निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है। ऑप्शन है रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, साकेत या कृतिवास रामायण। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, कृतिवास रामायण। कृतिवास रामायण के आधार पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने राम की शक्ति पूजा मृथक काव्य की रचना की है। कृतिवास बंगाल के लोकप्रिय कवि थे और निराला जी ने इनकी रामायण कथा में परिवर्तन तो नहीं किया, लेकिन राम के चरित्र को आधुनिक मनुष्य के अंतर्द्वंद से जोड़ दिया है। निराला की कविताओं पर भारतीय दर्शन का गहरा प्रभाव है और राम की शक्ति पूजा लंका कांड के कथानक को लेकर लिखी गई एक लंबी कविता है। इसमें अपने सर्जक के निजत्व के समीपतम पहचान का प्रतिफलन है और ये राम कथा कम, निराला के रचनात्मक संशय, संघर्ष और आत्म बलिदान की कथा अधिक है। अगला प्रश्न है निराला की राम की शक्ति पूजा किससे प्रेरित होकर लिखी गई है, आपको बताना है। तो उत्तर है दोस्तों, निराला की राम की शक्ति पूजा कृतिवास रामायण से प्रेरित होकर लिखी गई है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है।
अगले प्रश्न पर आते हैं कि निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है। और ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस का नहीं, बल्कि बंगला रामायण, कृत्तिवास रामायण का प्रभाव राम की शक्ति पूजा पर सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंत जी की रचनाओं बीड़ा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। ये कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा और डॉक्टर बच्चन सिंह। तो सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों, हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक और प्रमुख इतिहास लेखक रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि पंत जी की रचनाओं में वीणा और पल्लव दोनों अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। और आचार्य शुक्ल के अनुसार पंत जी की पहली प्रौढ़ रचना पल्लव है, जिसमें प्रतिभा के उत्साह या साहस का तथा पुरानी काव्य पद्धति के विरुद्ध प्रतिक्रिया का बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रदर्शन है। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म स्थान कहाँ है? तो आप जान लीजिए, कौसानी, उत्तराखंड। दोस्तों, कौसानी जो है ये सुमित्रा नंदन पंत का जन्म स्थान है और इनका जन्म सन 1900 ईस्वी में तत्कालीन उत्तर प्रदेश, अब उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। इनकी मृत्यु 1977 में इलाहाबाद, अब प्रयागराज में हुई थी। और डॉक्टर नागेंद्र द्वारा संपादित ग्रंथ में पंत की मृत्यु तिथि 1970 दी गई है, जबकि इनकी मृत्यु 1977 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। ये पंक्तियां सुमित्रा नंदन पंत की किस कृति से उद्धृत की गई हैं? ऑप्शन है युगांत, ग्राम्या, गुंजन और स्वर्णधूलि। तो सही उत्तर है ये काव्य पंक्तियां छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत की हैं, जो उनके काव्य संग्रह युगांत की पहली कविता है कि गा कोकिल बरसा पावक्कड़, नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन। और इस काव्य संग्रह की कविताएं रूढ़िगत मान्यताओं का खंडन, नवीन आदर्शों की स्थापना, समानता, स्वतंत्रता और प्रेम भावना को भी अभिव्यक्त करती हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, पंत जी का महाकाव्य कौन सा है? आपको बताना है। ऑप्शन है शिल्पी, लोकायतन, चिदंबरा या गुंजन। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, लोकायतन। लोकायतन महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित महाकाव्य है। इसका प्रकाशन 1964 में हुआ था और यह 2 खंडों में है, बाह्य परिवेश और अंतः चेतना। इसमें भारतीय जीवन की स्वाधीनता से पूर्व और पश्चात की जीवन गाथा का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है? ऑप्शन है महामानव, आत्मजयी, लोकायतन और एक पुरुष और। तो सही उत्तर है ए और सी। देखिए, महामानव और लोकायतन। महामानव ठाकुर प्रसाद सिंह द्वारा रचित है और लोकायतन सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित हैं। दोनों ही महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित प्रबंध काव्य हैं, जो महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित हैं। तो इसलिए इसमें ए और सी दोनों ऑप्शन सही होंगे, कोई एक सिंगल ऑप्शन इसका सही नहीं है। आत्मजयी कुंवर नारायण सिंह, यम और नचिकेता प्रसंग पर एक पुरुष और काव्य रचना के स्थान पर एक और पुरुष नाम होता तो डॉक्टर विनय की काव्य रचना होती। और इस प्रकार विकल्प में कुछ जो है एक पुरुष और का जो है इसका नाम गलत है। और गांधी जी के जीवन पर आधारित 2 रचनाएं महामानव ठाकुर प्रसाद सिंह और लोकायतन सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन हैं? आपको बताना है। ऑप्शन हैं आपके रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और नंद दुलारे वाजपेयी। तो सही उत्तर है कला और बूढ़ा चांद के लेखक सुमित्रा नंदन पंत हैं। सुमित्रा नंदन पंत के बचपन का नाम गोसाई दत्त है और पंत जी की अन्य रचनाओं में उच्छ्वास, ग्रंथ, बीड़ा, लोकायतन, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाड़ी, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूल, उत्तरा, वीणा, चिदंबरा, पतझर, एक भावक्रांति, गीतहंस, शंखध्वनि, किरण वीणा, समाधिता और ग्राम्या इत्यादि हैं। इसके अलावा सुमित्रा नंदन की कृति लोकायतन एक प्रबंध काव्य है। 1960 में पंत जी को कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी मिला था। लोकायतन पर सोवियत लैंड नेहरू और चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सुमित्रा नंदन पंत की कृति ग्राम्या का संबंध ग्रामीण परिवेश से है
और पंत जी ने ग्राम्य में गांव और विविध समस्याओं का आकलन किया है। युगवाणी में मार्क्स और गांधी के सिद्धांतों को पुस्तक से पढ़कर छंदोबद्ध किया गया है। और पंत जी ने अपनी पहली कविता गिरजे का घंटा की रचना 1916 में की थी। गुंजन को उनका अंतिम छायावादी काव्य संग्रह कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है, पंत जी को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो आप जानते भी हैं, चिदम्बरा पर दोस्तों पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चिदम्बरा के रचनाकार कौन हैं? तो उत्तर है, चिदम्बरा के रचनाकार जो हैं वो सुमित्रानंदन पंत हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, लोकायतन किस विधा की कृति है? तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। लोकायतन जो है ये एक प्रबंध काव्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंत जी की ग्राम्याकृति का संबंध किससे है? आपको बताना है। ग्रामीण परिवेश, प्रगतिवादी दृष्टि, कल्पना लोक या नई कविता से? तो सही उत्तर है ग्रामीण परिवेश से। दोस्तों, पंत की ग्राम्याकृति का संबंध ग्रामीण परिवेश से है। इसमें उन्होंने गांव की समस्याओं का विशद विवेचन किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकायतन के रचयिता कौन हैं? आपको बताना है। तो आप जानते हैं, लोकायतन प्रसिद्ध छायावादी कवि या और प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत की कृति है। अगला प्रश्न है, पंत की पहली रचना कौन सी है? वीणा, ग्रंथ, गिरजे का घंटा या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है गिरजे का घंटा पंत की पहली कविता थी। अगला प्रश्न है, कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कुर्मांचल प्रदेश को है। ये कथन किस कवि का है? तो उत्तर है, ये कथन सुमित्रानंदन पंत का है। और वो कहते हैं कि कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली। दोस्तों, सुमित्रानंदन पंत ने कई हिंदी रचनाएं की हैं। इसमें कला और बूढ़ा चांद, उच्छ्वास, युगवाणी, ग्रंथ, वीणा, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, समाधिता, ग्राम्या, चिदम्बरा, पल्लव, गुंजन आदि हैं। इनको चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। लोकायतन प्रबंध काव्य पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। इनकी पहली कविता गिरजे का घंटा रहा। और ग्राम्याकृति जो है वो ग्रामीण परिवेश से संबंधित है। परिवर्तन कविता पल्लव काव्य संग्रह में संग्रहित है। और सुमित्रानंदन पंत अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि रहे हैं। इसके अलावा अपने अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन से भी प्रभावित थे। और दोस्तों, इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। और छायावाद और प्रगतिवाद के संधि स्थल का कवि भी सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, इनमें सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। देखिए, ग्रंथ, वीणा, परिमल और पल्लव। तो सही उत्तर है परिमल। दोस्तों, परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। शेष रचनाएं सुमित्रानंदन पंत की हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कृषक क्रंदन इसमें से किसकी काव्य कृति है? तो आप जानते हैं, गया प्रसाद शुक्ल सनेही। देखिए, कृषक क्रंदन गया प्रसाद शुक्ल सनेही की काव्य कृति है। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सबसे पहले प्रकाशित हुई थी? तो सही उत्तर है पल्लव। देखिए, पल्लव सुमित्रानंदन पंत का प्रसिद्ध काव्य संकलन है, जिसमें उनकी कविता परिवर्तन प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है कि अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि कौन से हैं? तो आप जान लीजिए दोस्तों, सुमित्रानंदन पंत जो हैं ये अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि हैं। और सुमित्रानंदन पंत ने अरविंद दर्शन के आधार पर नया दर्शन ढूंढने का प्रयास किया, फिर भी उनकी रचनाओं पर अरविंद दर्शन की गहरी छाप है। अरविंद दर्शन को अपनाकर पंत छायावाद से निकलने की चेष्टा करते हुए पुनः उसी क्षेत्र में प्रविष्ट हो जाते हैं। कला और बूढ़ा चांद, रश्मिबंध, गीत हंस, स्वर्णिम चक्र, समाधिता जैसी रचनाओं पर अरविंद की छाप स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा कवि अपने रचनाकाल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ था? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो उत्तर है सुमित्रानंदन पंत। दोस्तों, देखिए, सुमित्रानंदन पंत अपने रचनाकाल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक पक्ष और अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए थे।
अगला प्रश्न है, छायावाद के किस कवि का काव्य अरविंद के जीवन दर्शन से प्रभावित था? तो सही उत्तर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत का जो काव्य था वो अरविंद के जीवन दर्शन से प्रभावित था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि कौन है? आपको बताना है। ऑप्शन है महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या अज्ञे। तो सही उत्तर है अपने काव्य जीवन में अरविंद के दर्शन से प्रभावित कवि सुमित्रानंदन पंत हैं। अगला प्रश्न उसी से संबंधित है। इसमें पूछा गया है कि कौन से कवि अरविंद दर्शन से सर्वाधिक प्रभावित थे? तो सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, सही है। पल्लव पंत की रचना है, सही है। लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है। तो देखिए दोस्तों, लोकायतन महाकाव्य नहीं बल्कि खंड काव्य की श्रेणी में आता है। इसके अलावा पंत भारतेंदु युग के कवि हैं, तो आप देखिए ये भी सही नहीं है। लोकायतन अगर जो महाकाव्य या खंड काव्य के रूप में देखा जाए तो खंड काव्य जीवन के किसी एक खंड पर आधारित कविता होती है या संग्रह होता है, और महाकाव्य जीवन के संपूर्ण क्षेत्रों पर आधारित होता है। सुमित्रानंदन पंत भारतेंदु युग के कवि नहीं हैं। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि और प्रकृति का सुकुमार राजकुमार भी कहा जाता है। पंत काव्य में प्रकृति के मनोरम रूपों का मधुर और सरस चित्रण मिलता है। आंसू की बालिका, पर्वत प्रदेश में प्रवास आदि कविताओं में प्रकृति के मनोहर चित्र विद्यमान हैं, जिनमें कवि की जन्मभूमि के प्राकृतिक सौंदर्य का वैभव दिखाई देता है। अतः इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। पल्लव 1926 में प्रकाशित पंत जी की रचना है, और लोकायतन जो है वो खंडकाव्य होते हुए महाकाव्य की श्रेणी में माना जाता है। नगेंद्र द्वारा संपादित ग्रंथ में पल्लव को 1928 की रचना माना गया है। अगला प्रश्न है कि प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है? तो ये हैं सुमित्रानंदन पंत। दोस्तों, सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार राजकुमार कहा जाता है और इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। देखिए, किस छायावादी कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है? तो ये हैं सुमित्रानंदन पंत। और अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस कवि को छायावाद और प्रगतिवाद के संधि स्थल का कवि कहा जाता है? तो सही उत्तर है दोस्तों, ये कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। उत्तराखंड के कवि सुमित्रानंदन पंत ये प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। इनको साहित्य में छायावाद और प्रगतिवाद के संधि स्थल का कवि कहा जाता है, क्योंकि इनकी रचनाएं जहां छायावाद से शुरू होती हैं वहीं प्रगतिवाद में परिपक्वता प्राप्त करती हैं। आलोचकों द्वारा इनकी काव्य रचनाओं का विभाजन छायावादी, प्रगतिवादी, अंतश्चेतनावादी और नवमानवतावादी शीर्षक में किया गया है। और आप जान लीजिए कि मंगलेश डबराल, तारा पांडे, चंद्रकुंवर बर्तवाल भी उत्तराखंड के ही रचनाकार हैं। तारा पांडे छायावादी कवित्री हैं। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत ने अपने किस काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास कहा है? ऑप्शन है पल्लव, ग्रंथ, वीणा या उच्छ्वास। तो सही उत्तर है वीणा। देखिए, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगर हम विस्तार में देखें तो छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत ने अपने काव्य संग्रह वीणा को बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास कहा है। कृष्णदत्त पालीवाल के अनुसार वीणा पंत की प्रथम काव्य कृति है। इसका लेखन काल 1918 से 1919 रहा, जो 1927 में प्रकाशित हुई थी। कृष्णदत्त पालीवाल के अनुसार सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं प्रथम रचना हार है, जो कि उपन्यास था। रचना काल 1916-17 में, प्रकाशन 1960 में हुआ। प्रथम कविता गिरजे का घंटा, और प्रथम छायावादी रचना उच्छ्वास तथा अंतिम छायावादी रचना पंत की गुंजन थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत की नहीं है? आपको बताना है। युगवाणी, सांध्य गीत, गुंजन और पल्लव। तो देखिए दोस्तों, सांध्य गीत किसकी रचना है? आप जानते हैं कि ये महादेवी वर्मा की कृति है सांध्य गीत, जबकि युगवाणी, गुंजन और पल्लव ये सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं हैं।
अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है, पंत की रचनाओं के प्रकाशन का दृष्टि से सही क्रम क्या है, आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, पंत की रचनाओं का प्रकाशन की दृष्टि से सही क्रम गुंजन, युगांत, ग्राम्या और लोकायतन। इसको आप देख सकते हैं कि गुंजन का प्रकाशन 1932 में, युगांत 1936 में, ग्राम्या 1940 में और लोकायतन का प्रकाशन 1964 में हुआ था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित प्रीवियस ईयर्स पेपर्स का जो सॉल्व है। इसमें हमने हिंदी के महत्वपूर्ण कालखंड छायावाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया और ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।